अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नागमारिया सीरीज़ की कहानी नंबर 276, खूनी बालकोनी, पहला हिस्सा। जूली सॉन्ग बोतल में बंद है। बोतल समुंदर में है और समुंदर की लहरें बोतल में बंद जूली सॉन्ग को बहाए लिए जा रही हैं। जूली सॉन्ग उंगली जितनी छोटी है और वो बोतल में बंद सिमटी हुई बैठी है। समुंदर की तेज लहरें बोतल को उठाकर कभी इधर और कभी उधर फेंक रही हैं। जूली सॉन्ग खुदा को याद कर रही है और दुआ मांग रही है कि खुदा उसे इस मुसीबत से निजात दे। उसे अपने भाई थ्योसॉन्ग का और केटी और अंबर नागमारिया का ख्याल भी आ रहा है कि वो ना जाने इस वक्त कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जूली सॉन्ग सारा दिन बोतल में बंद समुंदर की लहरों पर बहती रही। फिर शाम हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक आसमान पर गहरे बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी और समुंदर में तूफान आ गया। समुंदर की पहाड़ जितनी मौजें ऊपर उठने लगीं। जूली सॉन्ग ने आंखें बंद कर लीं। सारी रात तूफानी मौजें बोतल को इधर से उधर पटकती रहीं। दिन की रोशनी नमूदार हुई तो तूफान थम चुका था। शीशे की बोतल जिसमें जूली सॉन्ग बंद थी एक जजीरे के साहिल की तरफ तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद समुंदर की तेज लहरों ने बोतल को किनारे पर फेंक दिया। जूली सॉन्ग का सर चकरा रहा था। उसने आंखें खोलकर शीशे की दीवार के साथ लगकर बाहर देखा। उसे एक गैर आबाद जजीरे का वीरान साहिल नजर आया जो दूर तक फैलता चला गया था। वहां कोई इंसान न था जो जूली सॉन्ग की मदद को आता और उसे बंद बोतल में से निकालता। आसमान पर अभी तक काली घटाएं छाई हुई थीं। जूली सॉन्ग बोतल में खामोश और उदास बैठी अंबर नागमारिया, केटी और थ्योसॉन्ग को याद कर रही थी। तूफान थम गया था, हवा भी अब तेज नहीं चल रही थी। शीशे की बोतल रेत पर पड़ी थी। जूली सॉन्ग को दूर साहिल के ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे। उसका ख्याल था कि इन दरख्तों से कोई ना कोई इंसान जरूर निकलकर उसकी मदद को आएगा, मगर दोपहर हो गई और जूली सॉन्ग की मदद को कोई ना आया। छोटा होने की वजह से जूली सॉन्ग की ताकत भी बहुत कम हो गई थी। अब वो जोर लगाकर बोतल को नहीं तोड़ सकती थी। वो अंदर से जोर लगाकर बोतल का कॉर्क भी नहीं खोल सकती थी। वो बोतल के अंदर कई बार बोतल के मुंह के पास गई और जोर लगाकर कॉर्क खोलने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में कामयाब ना हो सकी। वो तो बोतल के कॉर्क जितने साइज की हो गई थी। आखिर उसकी ताकत जवाब दे गई और वो मायूस होकर बोतल में बैठ गई। दिन गुजरता चला गया। बादलों के पीछे दिन की रोशनी फीकी होने लगी। जूली सॉन्ग को फिक्र हुई कि रात आ रही है। आखिर वो कब तक इस बोतल में बंद रहेगी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसे दरख्तों की तरफ से एक मोटा सा चूहा बोतल की तरफ आता नजर आया। ये चूहा नन्ही जूली सॉन्ग को बिल्ली जितना मोटा लग रहा था। वो डर गई। फिर उसे ख्याल आया कि मैं तो बोतल में बंद हूं, चूहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर चूहा सीधा बोतल के करीब आकर रुक गया। उसने गौर से बोतल के थोड़े से बाहर निकले हुए कॉर्क को देखा और फिर बोतल के शीशे में से बोतल में बंद नन्ही सी जूली सॉन्ग को तकने लगा। नन्ही सी जूली सॉन्ग डर कर बोतल की दूसरी तरफ हो गई। उसे चूहे की गोल काली आंखें बड़ी बड़ी लग रही थीं। चूहा एक पल के लिए बड़े गौर से जूली सॉन्ग को तकता रहा। फिर उसने बोतल के कॉर्क को कुतरना शुरू कर दिया। अब तो जूली सॉन्ग घबरा गई। वो समझ गई कि चूहा उसे खा जाने के लिए बोतल का कॉर्क कुतर रहा है। मगर जूली सॉन्ग ने फैसला कर लिया कि ख्वाह कुछ हो जाए वो बोतल से बाहर नहीं निकलेगी। चूहे ने देखते देखते बोतल के कॉर्क को कुतर डाला। बोतल का मुंह खुल गया था। चूहा बोतल के मुंह में थोथनी डालने की कोशिश करने लगा ताकि जूली सॉन्ग को अपने दांतों में दबोचकर हड़प कर जाए। जूली सॉन्ग बोतल की दीवार के साथ चिमटी सहमी हुई बैठी रही। चूहे ने अब बोतल को साहिल की गीली रेत पर लुढ़काना शुरू कर दिया कि शायद इस तरीके से बोतल में बंद जूली सॉन्ग बाहर निकल आए। मगर वो बोतल के साथ ही लुढ़कती रही और बोतल से बाहर ना आई। वो अपने आप को चूहे से महफूज रखे हुए थी। बोतल का मुंह खुला था। वो जानती थी कि अगर वो बोतल के मुंह की तरफ गई तो बाहर गिर पड़ेगी और मोटा चूहा उसे फौरन हड़प कर जाएगा। चूहा देर तक सरतोड़ कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से जूली सॉन्ग बोतल से बाहर आ जाए, मगर ऐसा ना हो सका। चूहा चीख रहा था, गुस्से से झुंझुना रहा था। वो रेत पर बोतल को पांव मार मार कर लुढ़का रहा था, मगर वो उसे उल्टा नहीं सकता था। अगर बोतल को किसी तरह उल्टा कर देता तो जूली सॉन्ग जरूर बाहर गिर पड़ती। आखिर चूहा थककर चूर हो गया। वो शोर मचाता, चीखता चिल्लाता गुर्राता रहा और फिर रेत पर चलते हुए दरख्तों की तरफ वापस चला गया। चूहे को वापस जाता देखकर जूली सॉन्ग की जान में जान आई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई, मगर वो अभी बोतल से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि चूहा जरूर उसकी ताक में होगा। जो ही वो बाहर निकली वो किसी न किसी तरफ से उसे फौरन दबोच लेगा और हड़प कर जाएगा। जूली सॉन्ग बोतल के अंदर ही बैठी रही।
वो डर के मारे बोतल से बाहर नहीं निकल रही थी कि कहीं कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा, मसलन केकड़ा या घोंगा, उसे चट न कर जाए। जूली सॉन्ग अगरचे उंगली जितनी छोटी थी, मगर उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। उसे यह भी खतरा था कि अब जबकि बोतल का मुंह चूहे ने खोल दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा रेंगता हुआ बोतल के अंदर आ जाए और उसे जख्मी कर दे। ये सोचकर जूली सॉन्ग ने बोतल से बाहर निकलकर जजीरे के दरख्तों में किसी जगह छुपकर रात गुजारने का फैसला कर लिया। अभी दिन की रोशनी बाकी थी, थोड़ी देर में रात होने वाली थी। जूली सॉन्ग रात का अंधेरा छा जाने से पहले बोतल से निकलकर किसी जगह छुप जाना चाहती थी। चुनाचे उसने खुदा का नाम लिया और बोतल के मुंह की तरफ आ गई। बोतल के कॉक में चूहे ने काफी बड़ा सुराख कर दिया था। जूली सॉन्ग बोतल से बाहर आ गई। उसे समुद्र की ताज़ा और ठंडी हवा लगी तो उसका जहन तेजी से काम करने लगा। सामने कुछ फासले पर दरख्त उगे हुए थे, जहां से उस वीरान जजीरे का जंगल शुरू होता था। जूली सॉन्ग गीली रेत पर तेजी से भागने लगी। चूंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए उसकी रफ्तार भी बहुत कम थी। वह रुके बगैर भागती गई। उसे चूहे के आ जाने का भी डर था, मगर चूहा ना आया और जूली सॉन्ग दरख्तों के नीचे आ गई। दरख्तों पर से बारिश का रुका हुआ पानी कतरे कतरे करके टपक रहा था। जूली सॉन्ग को इन कतरों के गिरने की आवाज बहुत खौफनाक लग रही थी। उसने एक दरख्त को देखा जिसके तने से एक जंगली बेल लिपटी हुई थी। जूली सॉन्ग ने बेल की टहनियों और पत्तों को पकड़कर दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। आधे घंटे की मेहनत के बाद जूली सॉन्ग दरख्त की एक टहनी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। वो टहनी के पत्तों में छुपकर बैठ गई। बोतल के अंदर वो कम से कम महफूज जरूर थी, मगर अब वो हर तरफ से खतरे में घिरी हुई थी। दरख्त पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप, कोई छिपकली उसे हड़प कर सकती थी, मगर जूली सॉन्ग बोतल में बंद नहीं रह सकती थी। उसे आखिर बोतल में से बाहर निकलना ही था। उसने गौर से टहनी पर इधर उधर देखा। उसके आसपास कोई छिपकली या सांप वगैरह नहीं था। वो मोटा चूहा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था जिसने बोतल के कॉक को कुतर डाला था। आसमान पर बादल छाए थे, बारिश रुकी हुई थी, सूरज गरूब हो रहा था, मगर अभी दिन की रोशनी बाकी थी। अचानक जूली सॉन्ग को दूर समुद्र में एक कश्ती नजर आई जो साहिल की तरफ चली आ रही थी। जब बस्ती करीब आई तो जूली सॉन्ग ने देखा कि कश्ती में 4 आदमी सवार थे। उन आदमियों ने अपने हाथों में नेज़े पकड़ रखे थे। वो आदमी कश्ती चला रहे थे। एक नौजवान लड़का उनके दरमियान कश्ती में बैठा था। एक आदमी ने उस लड़के को बाजुओं से पकड़ रखा था। कश्ती साहिल पर आकर रुक गई। चारों आदमी कश्ती से नीचे उतर आए। उन्होंने नौजवान लड़के को भी कश्ती से नीचे उतार लिया। लड़का उन आदमियों से अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर आदमी हट्टे कट्टे थे और लड़का कमजोर दुबला पतला, वो उनके आगे बेबस था। जूली सॉन्ग दरख्त की टहनी पर पत्तों में छुपी ये सब कुछ देख रही थी। वो आदमी नौजवान लड़के को लेकर साहिल की रेत पर आए। यहाँ उन्होंने रेत पर बांस की 4 मेखें गाड़ी, फिर लड़के को उनके दरमियान जमीन पर लिटा दिया और उसके चारों हाथ पांव रस्सी की मदद से उन मेखों के साथ बांध दिए। एक हट्टे कट्टे वैश्य ने कहकहा लगाकर कहा, इसकी यही सजा है, ये यहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहेगा और रात को जंगली चूहे आकर इसे काट काट कर खा जाएंगे। दूसरा वैश्य बोला, हम परसों आएंगे ताकि इसकी लाश का ढांचा देखकर अपने दिल की तसल्ली करें। पहला वैश्य बोला, चलो वापस चलो। वैश्य कश्ती में सवार हुए और कश्ती को चलाते हुए जिधर से आए थे उधर गायब हो गए। जूली सॉन्ग ने गौर से लड़के को देखा। नौजवान दुबला पतला लड़का रस्सी से बंधा बांस की मेखों के साथ जकड़ा रेत पर बेबस पड़ा था। जब वैश्य वहां से चले गए तो जूली सॉन्ग दरख्त से नीचे उतरने लगी। वो उस बदकिस्मत मजलूम लड़के की मदद करना चाहती थी, उसे अजियतनाक मौत के मुंह से बचाना चाहती थी। जूली सॉन्ग अपनी मौत की परवाह किए बगैर दरख्त से उतरकर घास में चलती साहिल पर उस जगह आ गई जहां वो लड़का जमीन पर जकड़ा पड़ा था। जूली सॉन्ग जानती थी कि लड़का उसे उंगली जितने साइज का देखकर हैरान होगा, मगर जूली सॉन्ग तो इस लड़के की जिंदगी बचाना चाहती थी। वो रेत पर तेज तेज चलती उस लड़के के करीब आ गई और जमीन पर जकड़े हुए लड़के की गर्दन के पास आकर रुक गई। लड़के ने अपनी गर्दन के करीब एक नन्ही सी उंगली जितनी लड़की को देखा तो खौफ और दहशत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़का समझा कि यह जजीरे का कोई ऐसा खूंखार कीड़ा है जिसकी शक्ल सूरत इंसान से मिलती जुलती है और वो उसे खाने आया है। जूली सॉन्ग ने लड़के की दहशत दूर करने के लिए अपनी बारीक आवाज में कहा, मुझे देखकर डरो नहीं, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे जादू के जोर से छोटा कर दिया गया है। मैं दरख्त पर बैठी सब कुछ देख रही थी। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने आई हूँ। जूली सॉन्ग की बारीक इंसानी आवाज सुनकर नौजवान लड़के को कुछ हौसला हुआ। उसका खौफ किसी हद तक दूर हो गया। वो कहने लगा, तुम इतनी छोटी हो बहन, मेरी रस्सियां कैसे खोल सकोगी? जूली सॉन्ग ने कहा, मैं कोशिश करूंगी
और जूली सॉन्ग ने लड़के के बाजू की रस्सी को दांतों से काटना शुरू किया। थोड़ी कोशिश के बाद एक रस्सी कट गई, फिर दूसरे हाथ की रस्सी भी जूली सॉन्ग ने काट दी। लड़के के दोनों हाथ आज़ाद हो गए तो वो उठकर बैठ गया और उसने अपने हाथों से अपने पाँव की रस्सियां भी खोल डाली। वो अब आज़ाद था। उसने जूली सॉन्ग को ज़मीन पर से उठाकर अपनी हथेली पर बिठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि एक औरत इतनी छोटी भी हो सकती है। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इस वक्त तुम मेरी मदद को ना आती तो रात को जजीरे के जंगली जानवर आकर मुझे खा जाते। जूली सॉन्ग ने पतली आवाज में कहा, यह मेरा इंसानी फर्ज था जो मैंने अदा किया। लड़की ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? जूली सॉन्ग ने कहा, मेरा नाम जूली सॉन्ग है। तुम्हारा क्या नाम है? और ये कौन लोग थे जो तुम्हें यहाँ बांध कर चले गए? लड़के ने कहा, मेरा नाम तोलीडो है। मैं एक यतीम लड़का हूँ। मेरा बाप यहाँ के करीबी जजीरे का माहीगीर है और ये लोग मेरे माँ बाप के दुश्मन थे। पहले इन्होंने मेरे बाप को मारा और अब मुझे मारने के लिए यहाँ बांध गए थे। जूली सॉन्ग ने पूछा, मुझे बताओ कि ये कौन सा इलाका है और इसके करीब कौन सा मुल्क है? तोलीडो ने कहा, यहाँ से 50 मील मगरिब की तरफ उंदलस का मुल्क है, जहाँ पहले मुसलमानों की हुकूमत थी मगर अब ईसाई लोग हुकूमत करते हैं। क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? जूली सॉन्ग ने कहा, उंदलस में मुसलमानों की तारीख बड़ी शानदार है। मैं उस मुल्क को देखना चाहती हूँ जहाँ मुसलमानों ने 700-800 साल तक बड़े अदल इंसाफ से हुकूमत की और इल्म हिकमत में बड़ा काम किया। तोलीडो कहने लगा, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं क्योंकि मुझे भी उंदलस के एक शहर में जाना है। मैं अब वापस अपने जजीरे पर नहीं जा सकता। मैं उंदलस में अपने मामू के पास जाऊंगा। मगर जूली बहन, तुम इतनी छोटी हो, तुम उंदलस की सैर कैसे कर सकोगी? तुम्हें तो कोई बिल्ली हड़प कर जाएगी। जूली सॉन्ग ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं एक बहादुर लड़की हूँ। इस किस्म की तकलीफें बर्दाश्त करने की मुझे आदत हो गई है और फिर मुझे अपनी हिम्मत और खुदा पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि कभी ना कभी मुझ पर किया हुआ जादू खत्म हो जाएगा और मैं फिर से बड़ी हो जाऊंगी। तुम मुझे उंदलस ले चलो। मगर यहाँ से हम जाएंगे कैसे? तोलीडो कहने लगा, मैं इस जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है कि इस जजीरे के शुमाल में एक गार है जहाँ मेरे दादा ने एक छोटी कश्ती छुपा कर रखी हुई है। हम उस कश्ती में बैठकर समुंदर पार करके उंदलस पहुंच जाएंगे। तोलीडो ने नन्ही जूली सॉन्ग को कंधे पर बिठा लिया और जजीरे के गार में आ गया। गार में एक छोटी सी कश्ती दरख्त की शाखों में छुपा कर रखी हुई थी। लड़के तोलीडो ने कश्ती को खींचकर बाहर निकाला, उसे समुंदर में ले गया और उसमें सवार होकर चप्पू चलाने लगा। उसका रुख खुले समुंदर की तरफ था। बहुत जल्द कश्ती को वो खुले समुंदर में ले आया। लड़के ने जूली सॉन्ग को कश्ती में एक तरफ एक तख्ते के नीचे बिठा दिया था। उसने जूली सॉन्ग से कहा, यहाँ से उंदलस का साहिल 50 मील के फासले पर है। मौसम खुशगवार है और लहरों का रुख भी साहिल की तरफ है। हम बहुत जल्द उंदलस पहुंच जाएंगे। जूली सॉन्ग खामोश बैठी। अंबर नागमारी और केटी थ्योसॉन्ग के बारे में सोच रही थी। कश्ती साहिल में बहे चली जा रही थी। लड़का तोलीडो एक बड़ा तजुर्बाकार और बहादुर मल्लाह था। वो बड़ी होशियारी से कश्ती चला रहा था। समुद्र की तेज लहरें भी उसकी मदद कर रही थीं। दोपहर के वक्त दूर उंदलस का साहिल नजर आने लगा। तोलीडो ने खुश होकर कहा, जूली सॉन्ग बहन, वो देखो, उंदलस का साहिल आ गया है। उसने जूली सॉन्ग को अपनी हथेली पर उठा लिया। जूली सॉन्ग ने दूर उंदलस की पहाड़ियों को देखा जिनकी चोटियों पर दरख्त खड़े थे। एक जगह दरख्तों में से मस्जिद के मीनार भी नजर आ रहे थे। आधे घंटे में वो उंदलस के साहिल पर पहुंच गए। लड़के तोलीडो ने कश्ती को साहिल पर एक तरफ छोड़ा और जूली सॉन्ग को जेब में डालकर शहर की तरफ चल पड़ा। उस शहर में जगह जगह मुसलमानों ने आलीशान मस्जिदें और बाग बनाए हुए थे। तोलीडो ने जूली सॉन्ग से कहा, जूली बहन, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें खुद उंदलस की सैर कराऊंगा और फिर तुम मेरे साथ ही मेरे मामू के घर चली जाना। वहां मैं तुम्हें लोगों से छुपा कर रखूंगा। यहाँ तुम्हारा अकेला रहना खतरनाक होगा। जूली सॉन्ग को भी मालूम था कि अकेली रहकर वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी। उसने कहा, ठीक है तोलीडो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर मुझे सबसे पहले मुसलमानों के शानदार शहर गरनाता की सैर कराओ। तोलीडो वहां से गरनाता की तरफ रवाना हो गया। गरनाता बड़ा खूबसूरत शहर था। ऐसे खूबसूरत बाग थे कि जिनको देखकर आंखों में ठंडक पड़ती थी। जगह जगह फव्वारे चल रहे थे। शाम तक तोलीडो जूली सॉन्ग को गरनाता की सैर कराता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो वो एक सराय में आ गया। तोलीडो सराय की एक खाली कोठरी में आकर बैठ गया। उसने जेब से नन्ही जूली सॉन्ग को निकाला और कहा, जूली बहन, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। जूली सॉन्ग ने कहा, फिक्र न करो, मैं कोठरी ही में रहूंगी। तोलीडो ने बाहर से कोठरी को बंद करके कुंडी लगा दी और कुछ खाने का सामान लेने के लिए सराय के बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां खाने पीने की कुछ दुकानें थीं।
टोलीडो को गए थोड़ी देर ही हुई थी कि नन्ही जूली को बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कदमों की चाप कोठरी के दरवाजे के पास आकर रुक गई। जूली सॉन्ग ने सोचा कि शायद टोलीडो वापस आ गया है। इतने में दरवाजा खुल गया और एक स्याह कपड़ों वाला आदमी अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा उस तख्त के पास आ गया जिसके कोने पर जूली सॉन्ग बैठी हुई थी। वो डरकर तख्त पर भागी, मगर वो इतनी छोटी थी कि ज्यादा दूर ना भाग सकती थी। स्याहपोश आदमी ने उसे जल्दी से हाथ ऊपर रखकर दबोच लिया और एक कहकहा लगाकर बोला, मेरा जायचा कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा सितारों का हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। मेरे हिसाब ने मुझे बता दिया था कि इस कोठरी में एक ऐसी औरत मौजूद है जिसे जादू के जोर से नन्ही चूहिया जितनी बना दिया गया है। अब तू मेरे कब्जे में है। जूली सॉन्ग ने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत शोर मचाया, मगर वहां उसकी सुनने वाला कोई ना था। स्याहपोश ने जूली सॉन्ग को रुमाल में लपेटा और अपने थैले में डालकर जल्दी से कोठरी से निकल गया। सराय के बाहर उसका घोड़ा तैयार खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और उसे दौड़ाता हुआ वहां से रफू चक्कर हो गया। इसके थोड़ी देर बाद जब टोलीडो वहां आया तो जूली सॉन्ग को ना पाकर बड़ा परेशान हुआ। उसने जूली सॉन्ग को जगह जगह तलाश किया, उसे आवाजें दी, मगर वो उसे कहीं ना मिली। फिर वो मायूस हो गया और कोठरी में उदास होकर बैठ गया। स्याहपोश घोड़े को सरपट दौड़ाता गरनाता के शहर से निकलकर पहाड़ियों में से गुजरता करतबा के शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने एक रात सराय में कैंप किया। जूली सॉन्ग को उसने थैले में ही बंद रखा। दूसरे दिन घोड़े पर बैठकर करतबा की तरफ चल पड़ा। शाम को वो करतबा के बाहर एक छोटी सी हवेली के पास आकर घोड़े से उतर गया। इस हवेली में एक ईसाई डॉन रहता था। स्याहपोश ने नौकर के हाथ अंदर पैगाम भिजवाया। ईसाई डॉन ने उसे बुला लिया। स्याहपोश ने जाते ही थैली में से नन्ही जूली सॉन्ग को निकालकर डॉन के सामने मेज पर रख दिया। जूली सॉन्ग ने पतली आवाज में शोर मचा दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ईसाई डॉन हैरत ज़दा निगाहों से जूली सॉन्ग को देख रहा था। उसने आज तक कभी इतनी छोटी सी औरत को नहीं देखा था। स्याहपोश बड़े फख्र से बोला, हजूर, मैं आपकी खातिर इस अजीबोगरीब लड़की को बड़ी दूर से लेकर आ रहा हूँ। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे इसके इवज 1000 दिनार अता करें और लड़की को अपने पास रखें। ईसाई डॉन ने कहा, स्याहपोश, तुमने कमाल कर दिखाया है। मैं तुम्हें 2000 दिनार दूंगा। मैं इस अनोखी लड़की को अपनी हवेली में रखूंगा और अपने मेहमानों को दिखाऊंगा कि देखो, मैंने अपनी हवेली की सजावट के लिए समुद्र के नीचे से एक नन्ही सी इंसानी मखलूक मंगवाई है। ईसाई डॉन ने स्याहपोश को 2000 दिनार अदा कर दिए। वो जूली सॉन्ग को डॉन के हवाले करके चला गया। ईसाई डॉन ने जूली सॉन्ग को शीशे की एक बोतल में बंद करके ऊपर कॉक लगा दिया और बोतल को चांदी की एक मेज पर सजा कर रख दिया। सबसे पहले उसने जूली सॉन्ग को अपने नौकरों और कनीजों को फखर से दिखाया। वो सब इतनी छोटी सी मखलूक को देखकर दंग रह गए। शाम को डॉन ने अपनी हवेली में दावत की। सब मेहमान हैरानी से जूली सॉन्ग को बोतल में बंद देखने लगे। ईसाई डॉन को बस यही एक शौक था कि वो कोई ऐसी अजीब से अपनी हवेली में लाकर रखे जो किसी दूसरे के पास ना हो और यूं उसकी सब में शोहरत हो। जूली सॉन्ग एक बार फिर बोतल में बंद होकर ईसाई डॉन की हवेली में सजावट बनकर रहने लगी। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि टोलीडो उसे क्यों अकेली छोड़कर चला गया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सारे करतबा में ये बात मशहूर हो गई कि ईसाई डॉन की हवेली में एक ऐसी लड़की बोतल में बंद है जिसका साइज इंसानी उंगली के बराबर है। लोग दूर दूर से जूली सॉन्ग को देखने के लिए आने लगे। डॉन ने टिकट लगा दिया। वो हर आने वाले से 1 दिनार वसूल करने लगा। यूं 1 महीने के अंदर अंदर वो काफी दौलतमंद बन गया। ईसाई डॉन की एक कनीज रोजाना जूली सॉन्ग की बोतल खोलकर उसे दूध पिलाने आया करती थी। जूली सॉन्ग ने उस कनीज को बातों बातों में अपना हमदर्द बना लिया था। एक रोज जूली सॉन्ग ने कनीज से कहा कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मैं बोतल की कैद से तंग आ गई हूँ। कनीज ने कुछ सोचकर कहा, मैंने अगर तुम्हें आज़ाद कर दिया तो मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी खातिर सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आज बोतल के कॉक को थोड़ा ढीला कर दूंगी। तुम उसे आसानी से खोलकर बाहर निकल सकती हो। मैं कह दूंगी कि जूली सॉन्ग कॉक खोलकर भाग गई है। जूली सॉन्ग ने कनीज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्यारी बहन, अब मुझ पर एक और मेहरबानी भी करो और मुझे बताओ कि यहाँ हवेली से बाहर मैं किधर जाऊं ताकि लोगों की नजरों से महफूज रह सकूं। कनीज ने कहा, हवेली के पीछे एक कब्रिस्तान है। तुम उस कब्रिस्तान में किसी जगह छुप जाना और जब मौका मिले तो यहाँ से किसी दूसरे शहर को निकल जाना। बस मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। कनीज ने अपना वादा निभाया। रात को उसने जूली सॉन्ग की बोतल का कॉक ढीला कर दिया। बोतल टेढ़ी रखी हुई थी। जब रात की खामोशी छा गई और हवेली के सब लोग सो गए तो जूली सॉन्ग बोतल में से बाहर निकल आई। उसने मेज पर से नीचे कालीन पर छलांग लगा दी और फिर कमरे से निकलकर हवेली के सहन में आ गई। यहाँ दीवार पर एक फानूस रोशन था। सहन सुनसान पड़ा था। जूली सॉन्ग सहन से गुजरकर हवेली के दरवाजे में से गुजरती पीछे की तरफ आ गई।
यहाँ कनीज के कहने के मुताबिक एक पुराना कब्रिस्तान था जहाँ जगह जगह कब्रें बनी हुई थीं। जूली सॉन्ग ने यही सोचा कि वो रात कब्रिस्तान में किसी जगह छुपकर पड़ी रहेगी और दिन के वक्त जब रोशनी होगी तो किसी तरफ को निकल जाएगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ सख्त अंधेरा था, मगर जूली सॉन्ग इस अंधेरे में भी देख सकती थी। वो कब्रों के दरमियान नन्हे से कीड़े मकोड़े की तरह छोटी छोटी टांगों की मदद से चल रही थी कि अचानक एक कब्र के सुराख में गिर गई। वो कब्र के अंदर एक मुर्दे के ऊपर जा गिरी। मुर्दे के ऊपर गिरते ही जूली सॉन्ग जल्दी से संभली और उसके नीचे आ गई। अब उसने गौर से देखा, मुर्दे का जिस्म कफन में लिपटा था मगर उसका मुंह खुला था। जूली सॉन्ग मुर्दे के चेहरे के पास आकर उसे गौर से देखने लगी। ये किसी बुजुर्ग आदमी की कब्र थी। मुर्दे की दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर अभी तक नूर बरस रहा था। जूली सॉन्ग को ख्याल आ गया कि वो मुर्दे से बात करने की ताकत रखती है, क्यों ना वो इस ताकत को आजमाए और इस मुर्दे से मदद की दरख्वास्त करे। जूली सॉन्ग ने कहा, है बुजुर्ग, मैं देख रही हूँ कि आप कोई बड़े ही नेक आदमी हैं कि जिनका चेहरा मौत के बाद भी नौरानी है। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग मुर्दे ने आंखें खोल दी और कहा, जूली सॉन्ग, तुमने हमेशा दूसरे इंसानों की मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जूली सॉन्ग ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बुजुर्ग मुर्दे ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं जानता बल्कि अंबर नागमारिया, केटी और थ्यूसोंग के नाम भी जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। जूली सॉन्ग तो खुशी से उछल पड़ी। हजूर, खुदा के लिए मुझे बताइए कि मेरे साथी कहाँ हैं? बुजुर्ग मुर्दे ने कहा, अंबर नागमारिया यहाँ से दूर 800 बरस आगे के ज़माने के एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। केटी और थ्यूसोंग यहाँ से जुनूब की तरफ, यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान के शहर कालीकट के एक सियाह सेबी महल में है। केटी भी तुम्हारी तरह नन्ही बन चुकी है और थ्यूसोंग की याददाश्त गुम है। जूली सॉन्ग ने कहा, क्या आप मुझे उन लोगों के पास पहुंचा सकते हैं? बुजुर्ग मुर्दे ने कहा, मैं तुम्हें अंबर नागमारिया के पास पहुंचा सकता हूं। क्या तुम उनके पास जाओगी? जूली सॉन्ग कहने लगी, लेकिन मैं थ्यूसोंग भाई और केटी को यहाँ अकेली छोड़कर कैसे जाऊं? बुजुर्ग मुर्दा बोला, तुम्हें उन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, दूसरा तुम्हारे पास वक्त के साथ अपने आप पहुंच जाएगा। जूली सॉन्ग ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर मुझे अंबर नागमारिया के पास पहुंचा दीजिए, मगर खुदा के लिए मुझे बड़ा कर दें, मैं इतनी छोटी रहना नहीं चाहती अब। बुजुर्ग मुर्दे ने कहा, फिक्र न करो, तुम बड़ी भी हो जाओगी और यहाँ से 800 बरस आगे सन 1988 के इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के अंबर नागमारिया के पास भी पहुंच जाओगी। जूली सॉन्ग ने कुछ तशवीश के साथ पूछा, लेकिन हजूर, थ्यूसोंग और केटी का क्या बनेगा? बुजुर्ग मुर्दे की आवाज़ आई, तुम घबराती क्यों हो? कह जो दिया कि एक न एक दिन मुसीबतें बर्दाश्त करते, हालात का मुकाबला करते वो लोग भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अब अंबर नागमारिया के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ, आंखें बंद करके मेरे हाथ पर बैठ जाओ। जूली सॉन्ग ने आंखें बंद कर लीं और बुजुर्ग मुर्दे की हथेली पर बैठ गई। उसके कानों में एक धमाके की आवाज़ आई, उसे एक झटका लगा और वो बेहोश हो गई। जूली सॉन्ग ने आंखें खोली तो अपने आप को अंधेरे में पाया। सबसे पहले उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो अब नन्ही जूली सॉन्ग नहीं थी बल्कि पूरे कद की बड़ी जूली सॉन्ग हो चुकी थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अंधेरे में देखा कि वो एक हुजरे में पड़ी है। जूली सॉन्ग को एक तरफ से हल्की हल्की दिन की रोशनी आती दिखाई दे रही थी। वो उठी और रोशनी की तरफ चलती हुजरे से बाहर आ गई। अब उसने देखा कि वो एक सरसब्ज बाग में है जिसके दरमियान एक आलीशान पुरानी इमारत खड़ी है जिसके 4 ऊंचे मीनार हैं। एक माली बाग में फूलों की क्यारियां ठीक कर रहा है। आसमान पर दिन की रोशनी फैली हुई थी। मौसम बड़ा खुशगवार था, धूप निकली हुई थी। इतना उसे मालूम था कि वो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में आ गई है, मगर ये मालूम न था कि ये कौन सी जगह है। जूली सॉन्ग ने अपना जायजा लिया। उसका लिबास भी सन 1988 के ज़माने का हो गया था, यानी नीली शलवार कमीज का सूट और नीला दुपट्टा, पाँव में सैंडल थी। जूली अपने आप को इस पाकिस्तानी लिबास में देखकर बड़ी खुश हुई। उसने जल्दी से फिजा में जोर से सांस खींचा। ये महसूस करके उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि इस शहर की फिजा में अंबर नागमारिया की खुशबुएं आ रही थीं। वो खुशबू के पीछे पीछे बाग से बाहर निकल आई। बाहर बाग के पुराने तर्ज के दरवाजे पर एक वर्दी वाला दरबान खड़ा था। जूली सॉन्ग ने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है। दरबान ने ताज्जुब से जूली सॉन्ग की तरफ देखा और कहा, बीबी, तुम मकबरा जहांगीर में हो और पूछ रही हो कि ये कौन सी जगह है? तुम मकबरे के अंदर कैसे आ गई थी? जूली सॉन्ग ने कहा, शुक्रिया भाई, मैं भूल गई थी। अच्छा, तो ये जहांगीर बादशाह का मकबरा है। ये कहकर जूली सॉन्ग मकबरे से निकलकर रेलवे फाटक की तरफ चल पड़ी। लाहौर शहर में वो इससे पहले भी एक बार आ चुकी थी, मगर ये बहुत पहले की बात थी
उसने देखा कि लाहौर शहर बड़ा तरक्की कर गया था। रेल का फाटक बंद था और कई वैगनें और कारें खड़ी थीं। 3 स्कूटर भी खड़े थे जिन पर रंगदार कमीजों वाले 3 जवान बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। जूली सॉन्ग उनके करीब से गुजरी तो एक नौजवान ने उस पर आवाजा कसा, दूसरे ने सीटी बजाई, तीसरा बोला, स्कूटर पर बैठ जाओ, शहर की सैर कराएंगे तुम्हें। जूली सॉन्ग को उनकी ये बदतमीजी की बातें बहुत बुरी लगी, मगर उसने उन्हें कुछ न कहा और फाटक के पास जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। फिर ट्रेन शोर मचाती गुजर गई। फाटक खुल गया। कारें और वैगनें गुजरने लगीं। जूली सॉन्ग भी रेलवे लाइन पर से गुजरकर रावी रोड पर आ गई। उसने फिजा में सूंघा। अंबर नागमारिया की खुशबू शहर लाहौर की तरफ से आ रही थी। जूली सॉन्ग ने रावी रोड पर बादशाही मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके पास कोई पैसा न था। पैसा होता तो वो रिक्शा ले लेती। उसे मालूम था कि लाहौर शहर में रिक्शे चलते हैं। पहले जब वो लाहौर आई थी तो उसने रिक्शे की सैर की थी। जूली सॉन्ग सड़क के किनारे दरख्तों के साथ साथ चली जा रही थी कि वही तीनों बदतमीज नौजवान स्कूटर लेकर उसके आगे पीछे फिरने लगे। एक नौजवान जिसने काले रंग के चमड़े के दस्ताने पहन रखे थे, स्कूटर जूली सॉन्ग के आगे खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मोहतरमा शहर बहुत दूर है, कहाँ तक पैदल चलेंगी? मेरे स्कूटर के पीछे बैठ जाएं, शहर की सैर भी करा दूंगा। दूसरा स्कूटर वाला भी आ गया और हंसकर बोला, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। तीसरा स्कूटर वाला बोला, और सुनहरी बाल भी बड़े खूबसूरत हैं। जूली सॉन्ग ने सोचा कि ये कितने बदतमीज और आवारा मिजाज नौजवान हैं। इन्हें इतनी भी तमीज किसी ने नहीं सिखाई कि राह चलती खवातीन को तंग करना शरीफों का काम नहीं है। फिर भी वो खामोश रही। उसने कोई जवाब ना दिया और सड़क किनारे खामोशी से चलती गई। लेकिन ये आवारा नौजवान थे। शरीफ लड़के कभी ऐसी नाशाइस्ता हरकत नहीं करते, मगर ये बड़े ही बदतमीज और बिगड़ी आदतों वाले लड़के थे जिनका काम ही ये था कि लड़कियों को तंग किया जाए, जो अच्छी बात नहीं है। जूली सॉन्ग सबर के साथ चली जा रही थी कि एक स्कूटर सवार पीछे से आया और जूली सॉन्ग का रेशमी नीला दुपट्टा खींचकर अपने साथ ही ले गया। तीनों नौजवान कहकहा लगाकर हंसने लगे। अब जूली के सबर की इंतहा हो गई। अब इन आवारा लड़कों को सबक सिखाना जरूरी हो गया था। इन बदतमीज आवारा लड़कों को पता ही नहीं था कि जूली सॉन्ग में कितनी ताकत है और वो कोई आम लड़की नहीं है। जिस लड़के ने जूली सॉन्ग का नीला दुपट्टा छीना था, वो उसे लहराते हुए जूली सॉन्ग के इर्द गिर्द स्कूटर पर चक्कर लगाने लगा और हंस हंस कर कहने लगा, मोहतरमा, दुपट्टा लेना है तो मेरे स्कूटर पर आ जाओ। इत्तेफाक से उस सड़क पर लोग बहुत ही कम थे। जो ही आवारा लड़का दुपट्टा लहराता जूली सॉन्ग के करीब से निकला, जूली सॉन्ग ने लपक कर उसके स्कूटर को पीछे से पकड़ लिया और जोर से पीछे खींचा। लड़का स्कूटर से नीचे गिर पड़ा। दूसरे हाथ से जूली सॉन्ग ने दूसरे लड़के के स्कूटर को खींच लिया। फिर दोनों स्कूटरों को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से सड़क पर दे मारा। सड़क पर गिरते ही दोनों स्कूटरों के पुर्जे उड़ गए और उनमें आग लग गई। ये माजरा देखकर लड़के दहशतजदा होकर भागने लगे तो जूली सॉन्ग ने उन पर छलांग लगा दी और दोनों बदतमीज लड़कों को गर्दनों से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा दिया। लड़कों के खौफ के मारे रंग उड़ गए थे। वो दहशत के मारे कांप रहे थे और हाथ जोड़कर कह रहे थे, बहन जी, हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें बहन जी। तीसरा लड़का स्कूटर पर बैठकर भाग गया था। जूली सॉन्ग ने दोनों लड़कों को सड़क पर लेटा दिया, उनकी कमीजें फाड़ दी, ऐनकें तोड़ डाली और एक पांव एक लड़के की गर्दन पर और दूसरा पांव दूसरे आवारा बदतमीज लड़के की गर्दन पर रख दिया और गरज कर कहा, क्या फिर कभी किसी लड़की का दुपट्टा खींचोगे? लड़कों ने हाथ जोड़कर कहा, कभी नहीं बहन जी, कभी नहीं। जूली सॉन्ग ने कड़क कर कहा, क्या फिर कभी किसी लड़की पर आवाजें कसोगे? दोनों लड़कों ने कांपती हुई आवाज में कहा, कभी नहीं बहन जी, कभी नहीं, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। जूली सॉन्ग ने उनकी गर्दनों पर से हाथ हटा लिए। लड़के उठे और दुम दबाकर एक तरफ ऐसे भागे कि फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा। वहां अब कुछ लोग जमा हो गए थे। जूली सॉन्ग ने जमीन पर से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर लिया और एक खाली रिक्शा को आवाज देकर रोका। रिक्शे में सवार हुई और ड्राइवर से कहा, शहर चलो। रिक्शा शोर मचाता तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया। रिक्शे में सवार जूली सॉन्ग को अंबर नागमारिया की खुशबू आ रही थी। जिधर से खुशबू आ रही थी, जूली सॉन्ग रिक्शे को उसी तरफ लिए जा रही थी। रिक्शा शहर के माल रोड पर आ गया। यहाँ अंबर नागमारिया की खुशबू तेज हो गई। जूली सॉन्ग ने रिक्शे वाले से कहा, अब रिक्शा आहिस्ता कर लो। ड्राइवर ने रिक्शा आहिस्ता कर लिया। एक जगह से बड़ी तेज खुशबू आ रही थी। जूली सॉन्ग ने रिक्शा रुकवा लिया। उसने रिक्शे से उतरकर देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा 7-8 मंजिला 3 स्टार आलीशान होटल था। अंबर नागमारिया की खुशबू इसी होटल से आ रही थी। जूली सॉन्ग ने रिक्शे वाले से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हें ऊपर से पैसे भिजवाती हूँ।
रिक्शे वाला वहीं रिक्शे से बाहर निकल आया और बोला, बीबी जी जल्दी किराया भिजवा दीजिएगा। जूली सॉन्ग बोली, फिक्र ना करो भाई, मैं अभी भिजवा दूंगी। ये कहकर जूली सॉन्ग होटल की लॉबी में दाखिल हो गई। ऊपर एक कमरे में अंबर, नाग, मारिया बैठे बातें कर रहे थे। उनको भी अचानक जूली सॉन्ग की खुशबू आने लगी। मारिया ने चौंक कर कहा, ये तो जूली सॉन्ग की खुशबू है अंबर, नाग। हाँ, दोनों ने खुश होकर कहा और फिर तीनों कमरे से बाहर निकल आए। वो तेज तेज सीढ़ियां उतर रहे थे कि नीचे से उन्हें जूली सॉन्ग ऊपर आती दिखाई दी। अंबर, नाग, मारिया के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने बेख्तियार कहा, जूली सॉन्ग, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। केटी और थ्यूसॉन्ग कहाँ हैं? जूली सॉन्ग ने अंबर नाग को देख लिया था, मगर मारिया चूंकि गायब थी इसलिए वो उसे नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी खुशबू से बराबर आ रही थी। उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए। मैं बड़ी मुसीबतों के बाद तुम तक पहुंची हूँ। मारिया, तुम कैसी हो? मारिया ने कहा, पहले मैं भी उदास थी, अब तुमको देखकर खुश हो गई हूँ। केटी और थ्यूसॉन्ग का बताओ? जूली सॉन्ग ने कहा, पहले नीचे रिक्शे वाले को किराया भिजवा दो, फिर आराम से बैठकर सारी कहानी सुनाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि केटी और थ्यूसॉन्ग से मैं कहाँ और कैसे जुदा हुई थी। नाग ने कहा, तुम लोग कमरे में चलकर बैठो, मैं रिक्शे वाले को किराया देकर आता हूँ। जूली सॉन्ग तो अंबर, मारिया के साथ होटल के खूबसूरत कमरे में चली गई और नाग नीचे आ गया। रिक्शे वाला बाहर खड़ा था। नाग ने उसे किराया दिया और वो भी कमरे में आ गया। जूली सॉन्ग ने इन सब दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुना डाली। अंबर ने कहा, इसका मतलब है कि थ्यूसॉन्ग और केटी हिंदुस्तान के साली शहर कालीकट के वीरान स्याह महल के तहखाने में हैं। मारिया कहने लगी, लेकिन वो आज से 800 बरस पहले के जमाने में है अंबर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अंबर बोला, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, लेकिन अगर हमसे कोई हिंदुस्तान के शहर कालीकट के स्याह महल में चला जाए तो वहां थ्यूसॉन्ग और केटी का सुराग मिल सकता है। नाग ने कहा, लेकिन हम सब वहां क्यों नहीं चले जाते? अंबर ने कहा, हम में से दो एक को इस शहर लाहौर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से केटी और थ्यूसॉन्ग इस जमाने में इसी शहर में निकल आए जिस तरह के जूली सॉन्ग आ गई है। जूली सॉन्ग कहने लगी, अंबर भाई का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, हम में से एक दो को इसी शहर लाहौर में रहना चाहिए। देखो ना, अब मैं लाहौर में आई तो अचानक मुझे तुम सबकी खुशबू आ गई और उस खुशबू के पीछे पीछे मैं तुम्हारे पास चली आई। इसी तरह अगर इत्तेफाक से केटी और थ्यूसॉन्ग इधर आ निकले तो वो भी हमारी खुशबू पर यहाँ तक आ जाएंगे। नाग कहने लगा, तो फिर फैसला कर लें कि हिंदुस्तान के शहर कालीकट कौन जाएगा और यहाँ लाहौर में कौन कौन रहेगा। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं, जूली सॉन्ग और अंबर कालीकट चलते हैं और नाग पीछे लाहौर में ठहर जाता है। यहाँ तो एक आदमी ही काफी होगा, क्योंकि उसकी खुशबू ही केटी और थ्यूसॉन्ग को यहाँ तक लाने के लिए काफी होगी। आखिर यही तय पाया कि जूली सॉन्ग, अंबर और मारिया तो पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान के जनूबी शहर कालीकट जाएंगे और नाग पीछे लाहौर के इस होटल में केटी और थ्यूसॉन्ग के इंतजार में रहेगा। नाग को भला क्या एतराज हो सकता था। उसने कहा, ठीक है, आपका फैसला मुझे मंजूर है। चुनाचे नाग तो माल रोड लाहौर वाले उस 5 स्टार होटल के कमरे में ही रह गया और अंबर, मारिया, जूली सॉन्ग हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। आज के ज़माने में बॉर्डर पार करना कोई आसान काम ना था। ये लोग तो पुराने ज़माने में बड़ी आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत होती है। और अंबर, नाग, मारिया, जूली सॉन्ग में से किसी के पास भी ना तो पासपोर्ट और ना ही वीज़ा था। वो इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहते थे और फिर उनका पासपोर्ट कैसे बन सकता था? वो तो पाकिस्तान के शहरी भी नहीं थे। अंबर, मारिया और जूली सॉन्ग एक बस में सवार होकर सरहद पर आ गए। जूली सॉन्ग ने कहा, अंबर भैया, हम सरहद कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो वीज़ा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है। मारिया ने कहा, यह मुश्किल मैं हल कर दूंगी। जूली मुस्कुराई, मैं जानती हूं तुम क्या करोगी, तुम हमें अपने कांधे पर बिठा लोगी। चूंकि तुम गायब हो इसलिए तुम्हारे कांधे पर बैठने के बाद हम भी गायब हो जाएंगे और यूं तुम हमें बॉर्डर के पार ले जाओगी। तुम यही कहना चाहती हो ना मारिया? मारिया बोली, इससे बेहतर भला और कौन सा तरीका हो सकता है? अंबर ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन खुदा के लिए यहाँ से दूसरी तरफ चले चलो, लोग हमें देख रहे हैं। कम से कम यहाँ तो हम मारिया के कांधे पर बैठकर गायब नहीं हो सकते। अंबर, मारिया और जूली सॉन्ग सड़क से उतरकर खेतों में आकर एक घने दरख्त के पीछे बैठ गए। दूर सड़क पर जरा आगे जाकर पाकिस्तान की सरहद बंद हो जाती थी और कुछ फासले पर हिंदुस्तान की सरहद शुरू हो जाती थी। हिंदुस्तान की सरहद पर फौजी सिपाही बंदूकें उठाए पहरा दे रहे थे। मारिया ने कहा, सबसे पहले जूली सॉन्ग तुम चलो, बैठो मेरे कांधे पर, मैं तुम्हें सरहद पार कराऊंगी। जूली सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुम तो मुझे नजर ही नहीं आ रही हो, मैं तुम्हारे कांधे पर कैसे बैठूं? मारिया ने कहा, तुम अपनी जगह पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें खुद ही अपने कांधे पर बिठा लूंगी। इतना कहकर मारिया आगे बढ़ी। अंबर अपनी जगह पर बैठा जूली सॉन्ग को देख रहा था। उसके देखते ही देखते जूली सॉन्ग ऊपर को उठी और फिर गायब हो गई। अंबर समझ गया कि मारिया ने उसे अपने कांधे पर बिठा लिया है। मारिया की आवाज आई, अंबर भैया तुम इसी जगह बैठना।
मैं जूली सॉन्ग को सरहद के पार छोड़कर अभी आती हूँ। मारिया ने जूली सॉन्ग को अपने कंधे पर बिठा लिया था। चूंकि मारिया गायब थी इसलिए जूली सॉन्ग भी उसके कंधे पर बैठते ही गायब हो गई थी। मारिया जमीन से ऊपर उठी और उसने फिजा में उड़ना शुरू कर दिया। वो उड़ती हुई दरख्तों के ऊपर आ गई और फिर हिंदुस्तान की सरहद पार करके बॉर्डर के दूसरी तरफ उड़ने लगी। अब वो मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर थी और दरख्तों के ऊपर उड़ रही थी। जूली सॉन्ग मारिया के कंधे पर बैठी नीचे देख रही थी। जमीन काफी नीचे थी। उसने मारिया से कहा, अब मुझे किसी जगह उतार दो और अंबर को जाकर ले आओ। मारिया ने खाली जगह देखी और नीचे उतर आई। यहाँ उसने जूली सॉन्ग को कंधे से उतार दिया। जूली सॉन्ग मारिया के कंधे से उतरने के बाद फौरन नजर आने लगी। मारिया ने कहा, जूली तुम इस दरख्त के नीचे बैठो, मैं अंबर को लेकर आती हूँ। जूली सॉन्ग वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई और मारिया हवा में परवास कर गई। अंबर पाकिस्तान की सरजमीन पर दरख्त के नीचे बैठा था कि उसे मारिया की तेज खुशबू महसूस हुई। उसने आहिस्ता से कहा, मारिया तुम आ गई हो क्या? मारिया उसके करीब आ चुकी थी। कहने लगी, हाँ अंबर भैया मैं आ गई हूँ। अब तो मेरे कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर बोला, मैं तो पहले ही से तैयार हूँ। फिर मारिया ने अंबर को अपने कंधे पर बिठाया और उसे भी सरहद पार कराकर हिंदुस्तान के मुल्क में जूली सॉन्ग के पास ले आई। अंबर ने मारिया को कंधे से उतारा तो वो भी सबको नजर आने लगा। अब सिर्फ मारिया किसी को नजर नहीं आ रही थी। जूली सॉन्ग और अंबर को सब देख सकते थे। अंबर कहने लगा, हमारे पास हिंदुस्तान के नोट यानी करेंसी नहीं है और उसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। मारिया कहने लगी, लेकिन हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी तो है, हम उसको बदलवा लेते हैं। अंबर बोला, मगर हमारे पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, यहाँ हम करेंसी नहीं बदलवा सकते। आगे अमृतसर जाकर स्टेशन के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनसे बदलवा लेंगे। और वो तीनों खेत से निकलकर सड़क पर आ गए और उन्होंने आगे हिंदुस्तान के पहले शहर अमृतसर की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक जगह उन्हें सड़क किनारे एक हिंदू लाला तख्त पोश पर बैठा नजर आया। उसके आगे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी करेंसी का ढेर लगा था। अंबर ने यहाँ से पाकिस्तानी नोट हिंदुस्तानी नोटों में तब्दील करवाए और फिर वो एक बस में सवार होकर अमृतसर आ गए। अमृतसर से वो रेलगाड़ी का टिकट लेकर दिल्ली शहर की तरफ रवाना हो गए।